हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हम लोग बात कर रहे थे आरपीएससी के बारे में। और आरपीएससी में हम बात कर रहे थे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में कि आरपीएससी में आप रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक कैसे कर पाओगे। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। देखो देखते हैं। देखो, अनअकैडमी पे हमारा जो स्लोगन चल रहा है वो चल रहा है, क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है अनअकैडमी। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अनअकैडमी आपको अपने सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता है डेली लाइव क्लासेस। देखो, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेज यहाँ पे मिलने वाली है। देखो, डेली लाइव क्लासेज का मतलब ये है कि मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम के मान लो आपके पास 5 उसमें सब्जेक्ट आ गए, तो 5 सब्जेक्ट की डेली आपको टाइम बाय टाइम लाइव क्लासेज यहाँ पे मिलेगी। लाइव क्लासेज के साथ साथ डेली आपको लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी आपको भाई स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब सीधा सा ये है कि आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। जितने भी आपके टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं ऑल ओवर इंडिया के, उन सारी फैकल्टीज की क्लासेज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो एक आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। देखो, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी का मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आप किसी भी वीडियो को केवल एक बार देख सकते हो या फिर आप वीडियो को 2 ही बार देख सकते हो। नहीं, जितनी टाइम ड्यूरेशन का आपका सब्सक्रिप्शन है उतनी टाइम ड्यूरेशन आप उस वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो। अनअकैडमी ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है। अब देखो, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आरपीएससी एग्जाम्स के लिए ये सारी डेट बाय डेट आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। अब आपके पास मुद्दा है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप रजिस्टर कैसे करोगे। देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्टर करने का बेहद आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे और अपना कोर्स चूज करोगे। आपका कोर्स मान लो कौन सा है, आरपीएससी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपने मान लो अपना कोर्स चूज कर लिया आरपीएससी। उसके बाद आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगी कि कितने टाइम का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि जितनी लंबी टाइम ड्यूरेशन का आप कोर्स ज्वाइन करोगे आपके लिए उतना ही इकोनॉमिकली फायदा होने वाला है। देखो, अगर मैं 1 मंथ के कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे 1 मंथ के कोर्स की कीमत है 1400 रुपये। लेकिन अगर मैं 12 महीने के कोर्स की बात करूं तो 12 महीने के कोर्स की कीमत है 583 रुपये। और अगर मैं 24 महीने के कोर्स की बात करूं तो 24 महीने के कोर्स की जो कीमत है वो है 467 रुपये। तो जितनी टाइम ड्यूरेशन, लंबी टाइम ड्यूरेशन का कोर्स आप ज्वाइन करोगे आपके लिए उतना ही फायदा यहाँ पे होने वाला है। मान लो आपने यहाँ पे 12 महीने का कोर्स चूज कर लिया और 12 महीने का कोर्स चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जैसे ही जाओगे तो 12 महीने के कोर्स की ओवरऑल कीमत यहाँ पे बताएगा। तो 12 महीने के कोर्स की ओवरऑल जो कीमत है वो 7,000 रुपये है। लेकिन आपको 7,000 रुपये पे नहीं करना, मैं आपको एक यहाँ पे कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हैव अ प्रोमो कोड का। आपको एक मैं प्रोमो कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ और प्रोमो कोड आपके पास है LK10। जब आप LK10 कोड का यूज करोगे और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके कोर्स की कीमत अब 7,000 रुपये ना रह के आपके कोर्स की कीमत हो गई 6,300 रुपये। तो 6,300 रुपये में आप 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी से ले सकते हो।
इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से आप 1 साल तक पढ़ सकते हो 6,300 रुपये। अगर आप यहाँ पे 24 महीने का कोर्स लेते हो तो 24 महीने के कोर्स की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 9,100 रुपये, जिसमें अगेन आपको LK10 कोड का यूज करना है। LK10 कोड का यूज करने के बाद अगेन 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और कोर्स आपको मिलेगा 8,190 रुपये में। तो 8,190 रुपये में आप 2 साल के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो कोड यहाँ पे रहेगा वो LK10 कोड रहेगा। LK10 कोड का आपको यूज करना है और 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में, और आपको पता है इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियो जा चुकी है, 3-4 टॉपिक मैं आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो देखो, अब आपके पास जो पोर्शन यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही थी कि चाहे मैं बैंक एग्जाम की बात करूं या फिर मैं भाई SSC एग्जाम्स की बात करूं या फिर मैं RPSC के एग्जाम्स की बात करूं, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, RPSC, अगर मैं RS के एग्जाम की बात करूं तो RPSC RS के एग्जाम में आपसे लॉजिकल रीजनिंग बहुत बार, मतलब 5 से लेके 10 नंबर का पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, मान लो आपका पटवारी का एग्जाम हो गया है, पटवारी के साथ साथ आपका पुलिस का एग्जाम हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है जितने आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया है, जितने आपके एग्जाम RPSC में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी 4 या 5 क्वेश्चन डेफिनेट पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम की बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम में 7 से लेके 8 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के, SSC में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के। अब देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग को क्लासेज में पढ़ाते नहीं है टीचर्स। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में सिर्फ एक ही धारणा टीचर्स ने बना रखी है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उस धारणा को आपको खत्म करना है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके डेफिनेट सही होंगे, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आप मेरी सारी क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर लो। लॉजिकल रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली आपके 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। देखो, 5 टॉपिक आपके पास कौन कौन से हैं। पहला है कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं कथन एवं कार्यवाही, ठीक है ना। कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग बोलते हैं कथन एवं कार्यवाही। दूसरा आपके पास है एजम्पशंस। देखो, एजम्पशंस को हम लोग बोलते हैं पूर्व धारणा। अब तो आपको याद आ गया होगा, जैसे मैंने हिंदी में लिखा है, आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद आपको पूर्व धारणाएं दी जाती हैं। आपको पता लगाना होता है कि इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कौन सी पूर्व धारणा सही है और कौन सी पूर्व धारणा गलत है। नेक्स्ट आपके पास तीसरा मुद्दा है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जिसको हम बोलेंगे कथन एवं तर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मुद्दा आएगा कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे कारण एवं परिणाम। और नेक्स्ट आपके पास आएगा इनफ्रेंसेज, जिसको हम बोलेंगे परिच्छेद। देखो, परिच्छेद का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि मान लो आपने बचपन में पढ़ा होगा गद्यांश, उस गद्यांश के हिसाब से आप आंसर देते थे, तो वही गद्यांश है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, परिच्छेद बोलेंगे। तो बेसिकली आपके 5 टॉपिक यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में काउंट होंगे। कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हम बोलेंगे कथन एवं कार्यवाही, एजम्पशंस, जिसको बोलेंगे पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जिसको हम बोलेंगे कथन एवं तर्क, चौथा है कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे कारण एवं परिणाम, और पांचवा है इन्फ्रेंसेज, जिसको हम बोलेंगे परिच्छेद। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। अब देखो, अगर मैं कथन एवं कार्यवाही की बात करूं, कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूं, तो कोर्स ऑफ एक्शन में आपके पास क्या होगा, सुनो। देखो, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको एक समस्या दी जाएगी, उस समस्या का आपको सॉल्यूशन करना है। मान लो आपको किसी गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, एज ए ऑफिसर मान लो आप लग गए, RS बन गए, आपके सामने बहुत सारी समस्या ऐसी आएंगी
जिनका आपको ऑन द स्पॉट क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप एकेडमिक डिपार्टमेंट में हो, प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हो, तो प्रशासनिक डिपार्टमेंट में आपको ऐसी ही समस्याओं का क्या करना होगा, समाधान करना होगा। तो आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी। देखो प्रॉब्लम का मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या दी जाएगी, एक समस्या दी जाएगी और उस समस्या का आपको क्या देना है, समाधान देना है। अब सीधी सी बात है, जब आप समस्या का समाधान दोगे, एक सेकंड रुको। अब सीधी सी बात है, जब आप समस्या का समाधान दोगे तो आप समस्या का समाधान आंख बंद करके तो दे नहीं सकते। देखो प्योरली समझने का टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, ध्यान रखना है। कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता, ऐसे कोई भी फॉर्मूलाज आपके पास नहीं होते कि आप उस फॉर्मूले में क्वेश्चन को पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाए। नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन में या लॉजिकल रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने दिमाग का यूज करके देने हैं। अगर आपका दिमाग एकदम एक्यूरेट जगह पे पहुंच जाएगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपका दिमाग एकदम एक्यूरेट जगह पे नहीं पहुंचेगा तो आपका आंसर किसी भी कंडीशन में सही नहीं होता। और यही कारण है कि स्टूडेंट के 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 8 के 8 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखो लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में एक टिपिकल रीजनिंग आप ये कह सकते हो, जो क्रिटिकल रीजनिंग आप बोलोगे वो क्रिटिकल रीजनिंग ही है। आप इसको बिल्कुल हल्के में लेके मत चलना। एग्जामिनर आपके के सारे क्वेश्चंस को क्या करवा देगा, गलत करवा देगा। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप ध्यान में रखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आंसर सही होगा नहीं, सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में आपको भावनाओं में नहीं बहना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। अगर आप भावनाओं पे कंट्रोल रखोगे और एकदम मुद्दे की बात सोचोगे तो आपका आंसर होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा हूँ जो आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगी, बिल्कुल एंटिक रूल्स आपके पास होंगे। उन एंटिक रूल्स को आप ध्यान में रखोगे, उसके बाद आंसर दोगे तो आपका आंसर किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। देखो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक समस्या दी जाएगी, उस समस्या का क्या करना है, समाधान करना है। अब देखो मान लो कोई भी समस्या आपके पास आती है तो किसी भी समस्या का समाधान दो तरीके से होता है। एक तो समाधान होता है परमानेंटली और दूसरा समाधान होता है टेम्परेरी। देखो परमानेंटली समस्या का समाधान कहने का मतलब यह है कि वो समस्या कभी भी दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, होगी भी तो बहुत सारा टाइम लगेगा समस्या को दोबारा क्रिएट होने में। लेकिन अगर मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन की बात करूं तो टेम्परेरी सॉल्यूशन मतलब आपकी भाषा में काम चलाऊ समाधान। काम चलाऊ समाधान का मतलब सीधा सा कि आपका अभी तो काम हो जाएगा लेकिन बाद में ये समस्या आपकी दोबारा से क्रिएट भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, किसी भी समस्या का समाधान दो तरीके से होगा। एक तो परमानेंटली सॉल्यूशन होगा और दूसरा टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा। मान लो आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हो, आपकी चप्पल टूट गई। अब एक समस्या का समाधान तो आपके पास ये है कि उस चप्पल की सलाई करवा लो, लेकिन वो परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, वो कैसा है, आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। दूसरा आपके पास ये है कि आप चप्पलों को रिप्लेस कर दो या फिर आप उन चप्पलों में नई तनी डलवा लो, तो वो आपकी समस्या का क्या हो गया है, परमानेंटली सॉल्यूशन हो गया है। तो ध्यान रखना है, समस्या का समाधान आपके पास दो तरीके से हो सकता है, एक तो परमानेंटली सॉल्यूशन और दूसरा टेम्परेरी सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो परमानेंटली सॉल्यूशन आपके पास होता है उसको एग्जिस्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने बहुत साल पहले किताबों में पढ़ा होगा कि चीन की जनसंख्या में विस्फोट हो गया था। और जब चीन की जनसंख्या बढ़ी, एक के दो, दो के चार, चार के 14, 14 के 228, इस तरीके से आपके पास चेन क्या हुई, यहाँ पे बनती चली। अब जैसी जनसंख्या बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करने लगी तो चीन की सरकार के सामने समस्या आ गई भाई, और समस्या का क्या करना था, समाधान करना था। एक समस्या का समाधान तो परमानेंटली और दूसरा टेम्परेरी। अब एक बार बताओ, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका परमानेंटली सॉल्यूशन होगा। अब ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता कि लोगों को झुंड में इकट्ठा करो और तोप से उड़वा दो, या फिर लोगों को झुंड में खड़ा करो बम से उड़वा दो, ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं।
अब देखो चीन की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रूल अप्लाई किया कि कोई भी दंपत्ति एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। और जब कोई भी दंपत्ति एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा तो देखो ये नियम चीन ने लगा दिया। और आपने देखा होगा कि लगभग 50-60 साल बाद जब चीन ने 2013-14 की बात है इस नियम को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उसकी समस्या थोड़ी सी क्या हो गई, कंट्रोल में आ गई, अंडर कंट्रोल में आ गई। अब चीन ने यहाँ पे एक नया रूल लागू कर दिया कि एक की बजाय अब कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, 2 बच्चे। लेकिन चीन ने खुली छूट नहीं दी। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, जनसंख्या वृद्धि की समस्या थी, समस्या को कंट्रोल करने में टाइम लगा 60-70 साल का। 60-70 साल में समस्या क्या हो गई, अंडर कंट्रोल हो गई। और जब समस्या अंडर कंट्रोल हो गई तो अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो उस कंडीशन को हटा लिया जाए जनसंख्या रातों रात बढ़ जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। मतलब ये चीन की जनसंख्या का परमानेंटली सॉल्यूशन होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि रातों रात जनसंख्या बढ़ेगी। मान लो ये समस्या दोबारा क्रिएट भी होगी तो लगभग 200 300 400 साल बाद जाके क्या होगी, क्रिएट होगी। तो ये तो समस्या का क्या हो गया है, परमानेंट सॉल्यूशन हो गया है। और टेम्परेरी सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो आपकी चप्पल टूटी, चप्पल की आपने सिलाई करवा दी, तनी टूट गई, तनी की आपने सिलाई करवा ली, चोबा ठुकवा लिए। तो कहने का मतलब ये टेम्परेरी सॉल्यूशन था। परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा, जब आप उस चप्पल की नई तनी क्या कर लोगे, खरीद के उसमें डाल लोगे। तो ये आपके पास क्या हो गई, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक देखो ये तो परमानेंट सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई। लेकिन सुनो, आपके पास कुछ कंडीशन और आएगी, इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो समस्याएं ऐसी होंगी जिन समस्याओं का आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपके पास कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जिन समस्याओं को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आप केवल और केवल उन समस्याओं में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, मतलब समस्या का डायरेक्टली समाधान नहीं होगा। अब देखो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, जिन समस्याओं में केवल और केवल इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मान लो आपके पास जितनी भी सोशल इविल्स है, सोशल इविल्स का मतलब क्या है कि मान लो आपकी दहेज प्रथा हो गई, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, अंधविश्वास वाली कंडीशन हो गई। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि कन्या भ्रूण हत्या है, इसको आप समाज में जड़ से खत्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। दहेज प्रथा है, जड़ से खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अंधविश्वास है, जड़ से खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इनमें केवल और केवल क्या किया जा सकता है, इनमें केवल और केवल इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इन समस्याओं को आप कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर सकते। तो आपके पास दो मुद्दे हो गए। एक समस्या तो आपके पास ऐसी हो गई जिसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन दो तरीके का होगा, परमानेंटली सॉल्यूशन और दूसरा टेम्परेरी सॉल्यूशन। दूसरी समस्या आपके पास ऐसी होगी जिसका आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उसमें केवल और केवल इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और वो समस्याएं कौन सी हो गई, मान लो जितनी भी आपकी सोशल इविल्स हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनमें केवल और केवल क्या किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अब देखो आपको मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखा है, मान लो सुनो, स्टेटमेंट दे रखा है कि जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों के लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आई है। अब देखो मान लो आपके पास एक कथन हो गया, आप एज ए मान लो कलेक्टर कहीं पे बैठे हो और आपके सामने एक समस्या आई कि भाई कि जल की जो आपूर्ति करने वाले पाइप हैं उनमें लीकेज हो गया और जल की बर्बादी हो रही है और शहर के बहुत सारे भागों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। आपके सामने लोग आएंगे, आपसे शिकायत करेंगे और जब आपके साथ सामने शिकायत आएगी तो आपके सामने समस्या क्रिएट होगी। अब उस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हो, मान लो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है इस समस्या पे कार्यवाही आप क्या कर सकते हो। पहली कार्रवाई आपके पास दे रखी है, सरकार को इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। अब सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपको सबसे पहले यहाँ पे समस्या पढ़नी होती है, प्रॉब्लम देखनी होती है और प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना होता है। जब आप प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन दोगे तो आपके पास यहाँ पे दो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे दिए जाएंगे और हो सकता है दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से मान लो आपके पास 4-5 ऑप्शन यहाँ पे बनेंगे। मान लो पहला ऑप्शन आपके पास बनेगा
कि दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से पहला कोर्स ऑफ एक्शन मान लो सही हो जाए और दूसरा कैसा हो जाए, गलत हो जाए। पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है पहला कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाए, दूसरा वाला कैसा हो जाए, सही हो जाए। हो सकता है दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो जाए, गलत हो जाए। हो सकता है दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो जाए, सही हो जाए। अब आप सही और गलत करोगे कैसे, इसके लिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि गिवन स्टेटमेंट के बेस पर कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा, ठीक है। अब इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन दोनों में से सही है और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन दोनों में से गलत है। ठीक है, यहां तक का मुद्दा भाई। अब सुनो ध्यान से, देखो मैं आपको टेंशन नहीं मिल रहा है कि ये इंग्लिश में लिख रहा है हिंदी में लिख रहा है। देखो ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा, पर आराम आराम से आपको समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को होगा क्या। देखो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन a statement of problem or situation is given followed by two course of actions to be taken। देखो इस पैटर्न के क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट में आपको कोई भी समस्या दी जाएगी, उसके बाद आपको दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए जाएंगे और कोर्स ऑफ एक्शन में उस समस्या का समाधान दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस समस्या का एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा हो सकता है। दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है और ये देखना है कि इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से बेटर कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होगा। जो कोर्स ऑफ एक्शन बेटर होगा उस कोर्स ऑफ एक्शन को आप सही कर दोगे और जो पोर्शन आपका बेटर नहीं होगा उस कोर्स ऑफ एक्शन को आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। अगला जो मुद्दा आपके पास दे रखा है वो दे रखा है एज एन ऑफिसर यू मे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स और एडवर्स सिचुएशन। जब आप एज ए ऑफिसर कुर्सी पर बैठोगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी और बहुत सारी एडवर्स मतलब उल्टी सिचुएशंस आएंगी। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू फेस एन एडवर्स सिचुएशन यू मस्ट possess ability to judge problem correctly and then take appropriate action to solve it। जब आपके सामने ऐसी समस्याएं आएंगी तो ऐसी समस्याओं को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इन समस्याओं को सॉल्व कैसे करोगे, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जजमेंट निकालोगे और जजमेंट निकाल के आप ये चेक करोगे कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन दोनों में से प्रॉपर हो सकता है और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं हो सकता। योर टास्क इज हियर टू जज which out of given two course of action will be the most appropriate course of action। आपका काम केवल इतना है कि आपको दोनों कोर्स ऑफ एक्शंस के बीच में कंपैरिजन करवाना है और कंपैरिजन करके आपको ये जज करना है कि दोनों में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट होगा और कौन सा मिस एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। दो देयर आर नो सेट रूल्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ये मैं आपको पहले बता दे चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कोई भी रूल्स यहाँ पे नहीं होते। आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको अपने लॉजिक के हिसाब से, वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के हिसाब से, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के हिसाब से, स्थापित तथ्यों के आधार पे, अपनी मेंटल मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस का आपको क्या देना है, आंसर देना है। मान लो आप घर में सबसे बड़े हो, आपसे छोटे आपके सामने सलाह मांगने आते हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो आपसे सलाह मांगने आते हैं तो आप उनको क्या करते हो, गाइड करते हो। गाइड कैसे करते हो, आप अपने भाई स्थापित तथ्यों के आधार पर, आप अपने पिछले अनुभवों को उनको बताते हो, ठीक है ना। आप उनको नॉर्म्स बताते हो, कंडीशंस बताते हो, जीवन जीने की सलाह आप उनको देते हो। तो ऐसे ही तो आपको गाइड करना है, आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपका एक्सपीरियंस काम करेगा, आपके लॉजिक्स काम करेंगे, स्थापित तथ्य काम करेंगे, साइंटिफिकली जितने भी प्रूव्ड रूल्स है वो काउंट करेंगे, आपकी मेंटल मैच्योरिटी है उन सब का आपको यूज करना है और ऐसे क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है। अब आपके पास मुद्दा है नाउ लेट अस मेक आवरसेल्फ फैमिलियर विद द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन वी विल लर्न द टेक्निक्स टू सॉल्व इट। अब आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न बता देता हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न आपके पास इस तरीके से आएंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम टेक्निक सीखेंगे। देखो आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे दो तरीके का हो गया, एक समस्या तो ऐसी जिसका समाधान किया जा सकता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि एक समस्या तो आपके पास ऐसी आएगी जिसका समाधान कर सकते हो,
एक समस्या आपके पास ऐसी आएगी जिसमें केवल और केवल आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। देखो मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, इट इज रूमर्ड दैट somebody has planted a bomb in the राष्ट्रपति भवन। यह अफवाह उड़ाई गई है कि किसी ने राष्ट्रपति भवन में बॉम्ब लगा दिया है। अब एक बार बताओ, आप मान लो एक एज ए ऑफिसर कुर्सी पे बैठे हो, आपके सामने एक फोन आता है, आपने फोन उठाया, आपने बोला कौन बोल रहा है भाई, उसने बोला कि आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। अब आपने कहा भाई बोल शुभ चिंतक तुझे क्या चाहिए। आपने उस शुभ चिंतक ने आपको बताया कि भाई देखो राष्ट्रपति भवन में मैंने बम लगा दिया है, अगर आप लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। अब आपके सामने समस्या आ गई। अब उस समस्या का समाधान हो सकता है कि आप बॉम्ब को ढूंढ लो, उसको डिफ्यूज कर दो, समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो ये समस्या तो ऐसी है जिसका समाधान किया जा सकता है। दूसरी समस्या आपके पास क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थन पार्ट ऑफ द सिटी आर सफरिंग फ्रॉम वाटन बॉर्ड डिजीज। अब एक बार बताओ, बहुत सारे लोग जो हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ सिटी के, वो बाटन बॉर्ड डिजीज मतलब जल जनित बीमारियों से क्या हो गए, ग्रसित हो गए। अब सीधी सी बात है, जल जनित बीमारी, मान लो पीलिया हो गया किसी के। अब एक बार तो मान लो कोई पर्सन पीलिया से क्या हो गया है, पीड़ित हो गए बहुत सारे लोग, तो इसका समाधान किया जा सकता है। जल की क्वालिटी को क्या कर दो, बेटर कर दो, और हॉस्पिटल्स में जो भी मरीज हैं उनका क्या करवा दो, इलाज करवा दो। इस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तीसरा आपके पास दिया है, देयर हैज बीन अ स्पurt ऑफ रॉबरी एंड हाउस ब्रेकिंग इंसिडेंट इन वन लोकेलिटी ड्यूरिंग द पास्ट फोरनाइट। मान लो कोई कॉलोनी है, उसमें पिछली कई रातों से रोजाना चोरियां हो रही हैं और घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं। अब एक बार तो मान लो आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, आपके सामने समस्या आ रही है चोरी की, ताले तोड़ने की। इस समस्या का समाधान कर सकते हो, बिल्कुल चोरों को पकड़ लो, समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो ये तीनों समस्याएं तो आपके पास ऐसी हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन आपके पास अब अगला मुद्दा दिया है कि सिंपल फैक्ट या सिचुएशन एंड इट्स इंप्रूवमेंट। या कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनको आप क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, उनमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट टाइमली मानसून देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड डिक्रीज इन खरीफ क्रॉप दिस ईयर। देखो मान लो मानसून टाइप से नहीं आया। अब एक बार बताओ, मानसून टाइम से आएगा या फिर मानसून टाइम से नहीं आएगा, इसमें आप खुद अपने हिसाब से कोई भी फेरबदल कर सकते हो क्या, नहीं। ये तो आपको पता है नेचुरल चीजें अपने हिसाब से ही होगी। इसमें आप किसी भी कंडीशन में मान लो अपने यहाँ पे वैज्ञानिक रूल्स लगा सकते हो क्या। अब वो उल्टी बात है भाई, वो मान लो आपकी ये कह सकते हो एक्सेप्शंस हो गए कि वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि जहां पे पानी बरसाना होता है वहां पे बरसा देते हैं, लेकिन नेचुरल चीजें हैं। अब मान लो टाइम से क्या नहीं आया, मानसून नहीं आया, जो खरीफ की फसल है उसमें भारी मात्रा में क्या हो गई, गिरावट हो गई। अब सीधी सी बात है, मानसून नहीं आया, खरीफ की फसल में भारी क्या हो गई, गिरावट हो गई। तो आप खरीफ की फसल को आप अब ऐसा तो नहीं कर सकते कोई इंजेक्शन लगा दो जिससे खरीफ की फसल बढ़ जाए, नहीं। लेकिन सिचुएशन को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। भाई खरीफ की फसल पैदा नहीं हुई, लोग मान लो भूखे मर रहे तो उनके लिए खाना पानी पहुंचा दो। मान लो पशु के लिए चारा नहीं हुआ, उनके लिए क्या पहुंचा दो, चारा की व्यवस्था कर दो। तो आप समस्या में क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट दिया है, द बैंक हैज नॉट अचीव्ड इट्स ऑल बिजनेस टारगेट विद द मिसकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। देखो आपके पास मुद्दा है कि बैंक अपने बिजनेस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि उसके स्टाफ मेंबर्स ने उनका क्या नहीं दिया, कॉपरेशन नहीं किया, कॉपरेट नहीं किया। अब सीधी सी बात है, आपके सामने समस्या आ गई। मान लो बैंक की बात करो, बैंक अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, तो बैंक के सामने क्या है, समस्या है। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि उसके मेंबर्स ने उसका क्या नहीं किया, कॉपरेशन नहीं किया। अब देखो समस्या का समाधान नहीं कर सकते, समस्या में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। समस्या का समाधान तो ये है कि आप रातों रात बैंक के टारगेट को अचीव करवा दो, करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते, लेकिन इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मान लो इंप्रूवमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे स्टाफ मेंबर्स जो काम नहीं कर रहे उनको वार्निंग दे सकते हो, या फिर आप और कोई यहाँ पे अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। मतलब कुछ समस्याएं तो ऐसी होंगी, कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे होंगे जिनकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, और कुछ स्टेटमेंट में समस्याएं ऐसी होंगी जिसका सॉल्यूशन ना होने की बजाय आप उसमें क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्लियर है मुद्दा। अब आपके पास मुद्दा दिया है, गाइडलाइन टू फाइंड द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन
अब देखो आपके पास यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, जिससे आप एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन का पता लगा सको कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा। ठीक है, आप सुनो। Ascertain that suggested course of action will solve the problem or improve the situation. The course of action can solve the problem or improve the situation only if। अब इसके बारे में आपको जानने की नीड नहीं है, आपको तो सबसे पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। देखो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स का मतलब है स्थापित तथ्य या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब है सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया गया। अब देखो सुनो ध्यान से, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो स्थापित तथ्यों को ध्यान में रख के दिया जाए। पहली कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी पे भाई, कि ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो स्थापित तथ्यों को ध्यान में रख के दिया जाए, या फिर ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेड हो, या फिर ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड हो, या फिर ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो, या आप ये कह सकते हो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। आपके पास चार कंडीशन हो गई। ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो स्थापित तथ्यों के आधार पर दिया गया हो, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया गया हो, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रख के दिया जाए, या फिर ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रख के दिया जाए। ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। ध्यान रखना है, स्थापित तथ्यों के आधार पर दिया गया, सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया गया, वैज्ञानिक रूप से एक्सेप्ट किया गया और सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किया गया क्वेश्चन हमेशा कैसा होगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है मामला? अब सुनो ध्यान से, आपके पास मान लो पहला एग्जांपल दे रखा है। पहला एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास स्टेटमेंट दिया है, द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल फोइटिसाइड हैज स्टिल नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। देखो आपके सामने एक समस्या आ गई, फीमेल फोइटिसाइड। देखो मैं आपको बता देता हूँ, फीमेल फोइटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। अब आपके सामने मुद्दा आया कि मान लो आप एक ऑफिसर बैठे हो, आपसे कोई भी मिनिस्टर जवाब मांग रहा है कि भाई देखो कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज से अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसके लिए हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें। अब आपने बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन दिए भाई, कि मान लो ऐसे काम जो करते हैं उनको, मान लो आप क्या कर सकते हो, उनको जेल में डाल देना चाहिए। सरकार ऑलरेडी ऐसे काम कर चुकी है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या भी खत्म नहीं हुई है। आपने मान लो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन दिया कि ऐसे लोगों के माता पिताओं को या डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, सरकार ये सारे काम भी कर चुकी है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या भी खत्म नहीं हुई है। आपने एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया कि एफर्ट शुड बी मेड टू एरेडिकेट इलिटरेसी, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे अशिक्षा को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। अब देखो अशिक्षा को दूर करने के प्रयास कैसे करने चाहिए वो सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, फीमेल फोइटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक समस्या है, और जब कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक समस्या है तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सामाजिक समस्याओं को आप कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जितनी भी आपके सोशल इविल्स होंगी, तो सोशल इविल्स को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते, केवल और केवल आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना है, ये सामाजिक समस्याएं क्रिएट किससे होती हैं, ये सामाजिक समस्याएं क्रिएट होती हैं लैक ऑफ इलिटरेसी। लैक ऑफ लिटरेसी का मतलब आपके पास कि मान लो अशिक्षा से। ये सारी चीजें किससे क्रिएट होती हैं, अशिक्षा से क्रिएट होती हैं। अगर हम लोगों को शिक्षित करने के प्रयास करें, लोगों को जागरूक करने के प्रयास करें कि भैया कन्याओं को मत मारो, जब तक लोग इन समस्याओं के बारे में खुद गंभीर नहीं होंगे, तब तक इन सामाजिक समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास इसका क्या होगा, कि हमें अशिक्षा को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए, और दूसरी चीज लोगों को जागरूक करना चाहिए इन सारी कंडीशंस को खत्म करने के लिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा हो जाएगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से,
अगर आपके पास कोई भी सोशल इविल दे रखी हो, देखो सोशल इविल मतलब है सामाजिक समस्या, चाहे वो दहेज से रिलेटेड हो, चाहे वो अंधविश्वास से रिलेटेड हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड हो। आपके पास मान लो सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी सोशल इविल दे रखी है, तो सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए अगर आपके पास ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन दे दिया जाए कि मान लो जिसमें इलिटरेसी को हटाने की बात करें या फिर जिसमें जन जागरण की बात करें, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। दोबारा सुन लो, अगर आपके पास कोई भी सोशल इवेंट्स दे दिया जाए स्टेटमेंट में और कोर्स ऑफ एक्शन जन जागरण की बात करें या फिर इलिटरेसी को हटाने की बात करें, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। आपके पास यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है, वी नो इट इज अ सोशली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट illiteracy and ignorance are the cause of several evils। तो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो गया है, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है। दूसरा आपके पास मुद्दा दिया है कि मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी। जो मलेरिया है वो सिटी के बहुत सारे पार्ट्स में तेजी से फैल गया है। अब एक बार बताओ, मान लो आप हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हो, आपके सामने एक समस्या है कि भैया सिटी में मलेरिया बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से फैल रहा है। अब आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे? आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे? मलेरिया के मरीजों को मार दोगे, ये कोर्स ऑफ एक्शन लोगे क्या? नहीं, आपके पास सीधा सा कोर्स ऑफ एक्शन है कि एंटी मॉस्किटो लिक्विड शुड बी स्प्रेड इन द सिटी। देखो पूरी सिटी में एंटी मॉस्किटो लिक्विड्स का क्या किया जाना चाहिए? छिड़काव किया जाना चाहिए। पब्लिक अपील भी आप कर सकते हो, लोगों से अपील करनी चाहिए कि अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे। आप लोगों से अपील कर सकते हो भाई कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट का क्या करें? यूज करें, ऑल आउट का यूज करें, ओडोमॉस का यूज करें। ऐसे काम आप कर सकते हो। कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। क्यों? आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन दिया है एंटी मॉस्किटो लिक्विड शुड बी स्प्रेड इन द सिटी। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? मच्छर की वजह से। ध्यान रखना है, मच्छर केवल और केवल मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ की वजह से। अब एक बात तो मान लो आप ये कहो कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेबीज किससे फैलता है, पहला ऑप्शन आ जाए कुत्ता, तो ध्यान रखना है कुत्ता आंसर नहीं होगा। रेबीज फैलता है वायरस की वजह से। कुत्ता केवल और केवल उसका क्या होता है? वाहक होता है। ऐसे ही अगर एग्जाम में आ जाए कि मलेरिया के फैलने का कारण क्या है, पहला ऑप्शन आ जाए मच्छर, तो मच्छर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा प्रोटोजोआ। तो आपको ध्यान रखना है मलेरिया का वाहक कौन होता है, प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है किसी भी रोग के अगर वाहक को खत्म कर दिया जाए तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि रोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वाहक को खत्म करने की बात कर रहा है कि एंटी मॉस्किटो लिक्विड शुड बी स्प्रेड इन द सिटी। सिटी में एंटी मॉस्किटो लिक्विड्स का क्या किया जाना चाहिए? छिड़काव किया जाना चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? लोगों को जागरूक करो भाई कि अपने आसपास पानी ना भरने दें, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट का क्या करें? यूज करें। कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड वैलिड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स को सूचित कर दें कि भाई पर्याप्त मात्रा में मलेरिया के क्या रखो? दवाइयां रखो। कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट दैट सच एक्शंस आर एप्रोप्रिएट, नो मॉस्किटो नो मलेरिया। यह जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड दिया गया है, और ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रख के दिया जाए वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अगला आपके पास दिया है प्रीवेलिंग नॉर्म्स। देखो प्रीवेलिंग नॉर्म्स का मतलब है समाज का दायरा, आप ये कह सकते हो। ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो समाज के दायरे को ध्यान में रख के दिया जाए वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। समाज का दायरा क्या? सुनो, हमारे समाज ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे नियम बना रखे। मतलब प्रीवेलिंग नॉर्म्स का मतलब है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो जाए या फिर समाज का दायरा हो जाए, कुछ भी आप समझ सकते हो। देखो हमारे संविधान में या फिर हमारे समाज ने यहाँ पे कुछ दायरे बना रखे हैं कि जो आदमी जैसा मान लो जुल्म करेगा, जैसा क्राइम करेगा, उसको पनिशमेंट भी उसी के हिसाब से मिलेगी।
मान लो आप एक पटवारी हो, आपने 5 रुपए की रिश्वत ले ली, तो आपको फांसी पर लटकाया जा सकता है क्या? नहीं लटकाया जा सकता, क्योंकि 5 रुपए की रिश्वत के लिए पर्सन को फांसी पर नहीं लटका सकते। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो समाज के दायरे को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस को ध्यान में रख के ना दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। दूसरी कंडीशन, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो समाज के दायरे को ध्यान में रख के दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस को ध्यान में रख के दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ो एक बार जरा ध्यान से। हाँ भाई, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है कि several politicians and officials of many companies were found involved in corruption। देखो कंपनी के बहुत सारे, मान लो पॉलिटिशियंस की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करें, वो करप्शन में लिप्त पाए गए। देखो आपको एक यहाँ पे केस याद होगा कि मान लो 2G घोटाला हुआ था, राजा ने किया था। चारा घोटाला हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने किया था। अब एक कहो तो लालू प्रसाद यादव अकेला तो घोटाला कर नहीं सकता, लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत सारे क्या होंगे? ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। तो सीधी सी बात है कि एक ग्रुप है जिसके बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स जो हैं, वो बहुत सारी कंपनियों के वो करप्शन में क्या पाए गए? लिप्त पाए गए। अब एक बार तो पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। अब इनके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? सुनो, ऑल करप्ट पीपल शुड बी हैंग्ड पब्लिकली। ये सारे के सारे करप्ट पीपल्स को पब्लिकली क्या कर देना चाहिए? फांसी पे लटका देना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बात कर रहा है भ्रष्टाचार की और कोर्स ऑफ एक्शन दिया है फांसी पे लटकाने का। अब आपको पता होगा कि देखो हमारे समाज में जो फांसी की सजा होती है उसको एक बेकार वाली सजा मानते हैं। फांसी की सजा हम उन्हीं को देते हैं जो बिल्कुल जघन्य अपराध करता है। अब यहाँ पे भ्रष्टाचार तो इतना जघन्य अपराध तो नहीं है, इसके लिए फांसी पर लटकाना सही होगा क्या? नहीं। हमारी यहाँ पे समाज के दायरे से बाहर चला गया कोर्स ऑफ एक्शन, और ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो समाज के दायरे से बाहर चला जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन आपका कभी भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता। वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। कैसे? आपके पास एक नोट भी दिया है, we know that in a civilized society such punishment is not considered as a good punishment। It would have been an accepted punishment in medieval terms। It is not a proper course of action। कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें फांसी जैसी सजा को एक गुड पनिशमेंट के रूप में काउंट नहीं किया जाता। ऐसी सजाएं केवल और केवल बेकार वाली सजा के रूप में काउंट होती है। तो आपके पास मुद्दा क्या बन गया? आपके पास मुद्दा बन गया कि कोर्स ऑफ एक्शन समाज के दायरे को बाहर रख के दिया गया है। कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। मान लो आपके पास एक दूसरी समस्या आ गई, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अ चाइल्ड वाज कॉट while he was attempting to steal some money from a shop। एक बच्चा, देखो बच्चे की बात कर रहा है कि एक बच्चा जो एक दुकान से कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। अब एक वक्त तो बच्चे की बात कर रहा है, एक बच्चा है, वो एक दुकान से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। अब आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है? ही शुड बी पब्लिकली कैंड, बीटन एंड सेंड टू जेल। उसको पब्लिकली पीटा जाना चाहिए, प्रताड़ित किया जाना चाहिए और जेल भेज दिया जाना चाहिए। बताओ कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड होगा, इनवैलिड होगा? आप ये कह सकते हो भाई इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। पहली बात तो बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया है, उसको आप मारो पीटो, उसको जेल भेजो। तो एक बाबत तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारे दायरे से कैसा चला गया है? बाहर चला गया है। आप ये आपके पास मान लो ये कोर्स ऑफ एक्शन दिया जाता है कि उस बच्चे को पकड़ के जेल भेज देना चाहिए, तो भी गलत हो जाता। देखो मारते पीटते तो नहीं, डायरेक्टली उसको कहाँ पे भेज देते? जेल भेज देते, फिर भी ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता। क्योंकि देखो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो नई समस्या को जन्म दे, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। दूसरी कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन
जो नई समस्याओं को जन्म दे दे, वो कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा होगा? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अब एक बात तो मान लो आप बच्चे को जेल में भेजोगे, तो आपको पता है भाई जेल में कोई संत महात्मा तो रहते नहीं है। जेल में कौन रहेंगे? अपराधी रहेंगे, क्रिमिनल्स रहेंगे। अगर वो बच्चा क्रिमिनल्स के संपर्क में आएगा, तो मान लो जेल से छूटेगा, तो बताओ संत महात्मा बन के निकलेगा, क्रिमिनल बन के निकलेगा? क्रिमिनल बन के निकलेगा। और जब वो क्रिमिनल बन के निकलेगा, तो बताओ समाज के लिए फायदा होगा या आगे जाके समाज का नुकसान करेगा? आगे जाके समाज का क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा है? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। हाँ, आपके पास ये मुद्दा है, अगर कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा दिया जाए कि उस बच्चे को छोड़ देना चाहिए, तो वो भी इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्योंकि अगर किसी ने कोई भी गुनाह किया है, तो सीधी सी बात है उसको सजा तो मिलेगी। अब आप कोर्स ऑफ एक्शन ये दे सकते हो कि उस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो जाता? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाता। क्योंकि बाल सुधार गृह में क्या होता है? बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे पॉसिबिलिटी ये होती है कि बच्चा बड़ा होके कोई अच्छा पुरुष बने, अच्छा आदमी बन के बाहर निकले। तो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या बनेगा कि उस बच्चे को समझा बुझाना चाहिए, समझाना चाहिए और उसको बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। बाकी ये सारे कोर्स ऑफ एक्शन को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन आपके कैसे होंगे? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। ठीक है, आपके पास मान लो एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है? इंडियाज परफॉर्मेंस इन सेवरल इंटरनेशनल गेम्स हैज बीन वेरी डिसमल एंड पुअर। देखो आप मान लो एक आप मान लो एक खेल अथॉरिटी के रूप में बैठे हो, आपके सामने एक समस्या है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल गेम्स में वो क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है। अब आपके सामने समस्या आ गई, समस्या का आपको समाधान करना है। समस्या का समाधान एक तो आपने ये किया कि बिना जाने पहचाने सारे खिलाड़ियों को रिप्लेस कर दिया। अब एक बार बताओ, सारे खिलाड़ियों को हटा के नए खिलाड़ियों का रिक्रूट कर रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। क्योंकि देखो यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ चलती है, एक तो खिलाड़ियों की टीम चलती है और दूसरी मैनेजमेंट की टीम चलती है। मान लो आपने सारे खिलाड़ियों को रिप्लेस कर दिया, खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं थी, कमी मैनेजमेंट में थी, तो भी समस्या आपकी किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं हो सकती। मान लो आपने खिलाड़ियों को तो रहने दिया लेकिन मैनेजमेंट वालों को रिप्लेस कर दिया। अब मान लो मैनेजमेंट वाले तो आपके अच्छे थे लेकिन कमी किसमें थी? खिलाड़ियों में थी, तो भी आपकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो आपके सामने पहला वैलिड जो कोर्स ऑफ एक्शन आएगा वो क्या आएगा कि भाई सबसे पहले आपका एक काम बनता है कि सबसे पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले आपको कारण का पता लगाना होता है कि भाई यहाँ पर रीजन क्या है जिससे इंटरनेशनल गेम्स में जो परफॉर्मेंस है इंडिया की वो क्या हो रही है? खराब हो रही है। जब तक आपको एक प्रॉपर रीजन का पता नहीं लगेगा तब तक आप कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे नहीं ले सकते। तो मान लो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन टू फाइंड आउट द रीजंस टू डिसमल परफॉर्मेंस। बिल्कुल वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन क्या करेगा? यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन पूरी जांच पड़ताल करेगा कि भाई खराब परफॉर्मेंस के रीजन क्या है। जांच पड़ताल में सारी बातें सामने आ जाएंगी कि यहाँ पे खिलाड़ियों की गलती है, सारे खिलाड़ियों की गलती है या फिर कुछ एक खिलाड़ियों की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, पूरे मैनेजमेंट की गलती है या फिर कुछ एक मैनेजमेंट की गलती है या फिर कुछ और फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये सारी जानकारी कौन लेगा? ये इंक्वायरी कमीशन लेगा। उसके बाद आप क्या दे सकते हो? कोर्स ऑफ एक्शन दे सकते हो। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है आपका? बिल्कुल वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। आपके पास एक नोट भी दिया है, देखो नोट यहाँ पे क्या दिया है सुनो। इट इज द प्रीवेलिंग नॉर्म एंड पॉजिटिव स्टेप टू सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द स्कैम्स स्कैंडल करप्शन। ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट किसी भी स्कैम से रिलेटेड आ जाए, स्कैम से रिलेटेड मतलब 2G घोटाले का आ गया, चारा घोटाले का आ गया, कोई और भी घोटाले का आ गया, कंपनी में घोटाले का आ गया, अगर कोई भी आपके पास स्टेटमेंट किसी भी घोटाले का आ जाए, किसी भी स्कैंडल का आ जाए, किसी भी करप्शन का आ जाए और उसमें कोर्स ऑफ एक्शन एक इंक्वायरी कमीशन बैठाने का दे दिया जाए,
तो वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। देखो पहली कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी सोशल इवेंट्स आ जाए और किसी भी सोशल इवेंट्स में जन जागरण वर्ड आ जाए, पर्सन्स को या पीपल्स को एजुकेट या लिटरेसी को इलिटरेसी को हटाने का कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आ जाए तो वो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी स्कैम दे दिया जाए, कोई भी स्कैंडल दे दिया जाए, कोई भी करप्शन दे दिया जाए, उसमें अगर इंक्वायरी कमीशन सेटअप करने का कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा हो तो वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो दो कंडीशन हो गई है आपके पास। ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो स्थापित तथ्यों को ध्यान में रख के दिया जाए, कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रीवेलिंग नॉर्म्स को ध्यान में रख के दिया जाए, समाज के दायरे को ध्यान में रख के दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन भी हमेशा कैसा होगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तीसरा आपके पास दिया है वाइडली एक्सेप्टेड एक्सपीरियंस। ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो पिछले अनुभवों को ध्यान में रख के दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होता है, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। देखो पिछले अनुभव कैसे, कि मान लो हमारे हमारे सामने कोई भी समस्या आई, तो हम अपनी समस्याओं को लेके किसके जाते हैं, हमारे पापा जी के पास जाते हैं। और हम अपने पापा जी से क्या मांगते हैं, सलाह मांगते हैं। क्यों? हम अपने से छोटे के पास तो गए ही नहीं, हम अपने बड़ों बड़ों के पास ही क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई हमें पता होता है कि बड़ों के सामने ये समस्याएं आई होंगी, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम यही तो पूछने जाते हैं कि आपने समस्या को कैसे फेस किया था। अब छोटों के सामने तो समस्याएं आई नहीं, तो छोटों को तो समस्या बताने से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो पिछले अनुभवों को ध्यान में रख के दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होता है, एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है, सुनो। इंक्रीजिंग कंपटीशन ऑन वेरियस फ्रंट्स इज पुटिंग चिल्ड्रन एंड यूथ अंडर ट्रेमेंडियस प्रेशर लीडिंग देम टू टेक एक्सट्रीमली ड्रास्टिक स्टेप्स। बढ़ता हुआ कंपटीशन बहुत सारी फील्ड्स में चिल्ड्रंस को और जितने भी यूथ हैं उनको ट्रेमेंडियस प्रेशर में डालता जा रहा है, जिससे ये एक ड्रास्टिक स्टेप मतलब खतरनाक स्टेप लेने के लिए क्या हो रहे हैं भाई, बाध्य हो रहे हैं। अब आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, चिल्ड्रन एंड यूथ अलोंग विद देयर पेरेंट्स शुड बी काउंसल्ड फॉर फेसिंग द कंपटीशन इन द राइट स्पिरिट। देखो आपके पास मुद्दा है कि बच्चे और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिताओं को काउंसल किया जाना चाहिए, उनको काउंसलिंग दी जानी चाहिए। माता पिताओं को समझाना चाहिए कि भाई आप बच्चों पर प्रेशर ना दो, बच्चे ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। और बच्चों को ये काउंसल किया जाना चाहिए कि भाई आप कंपटीशन को एक राइट वे में क्या करो, फेस करो। कंपटीशन के पहलू ही दो होते हैं, हार या जीत। तो हार है तो स्वीकार करो और जीत है तो स्वीकार करो। आप तो सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल आपको भगवान अपने आप दे देगा। तो जब आप उनको ये सारी बातें, उनको काउंसलिंग आप दोगे, अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सुनो। Children and youth, along with their parents, should be counseled for facing the competition in the right spirit. कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है आपका, एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अब आपके पास मुद्दा क्या दिया है, सुनो। इट हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी पीपल दैट विद द प्रॉपर काउंसलिंग दे हैव ओवरकम सेवरल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। यह बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि भाई किसी भी लोग पर्सन की अगर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, किसी भी पर्सन को अच्छे से समझाया जाए, तो उसको किसी भी डिफिकल्टी या किसी भी समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। काउंसलिंग वर्क्स अ लॉट, काउंसलिंग बहुत ज्यादा काम करती है ऐसे सिचुएशंस में। दिस इज द रीजन दैट सेवरल काउंसलिंग सेंटर्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स आर अपकमिंग रैपिडली। एक बात बताओ, मान लो आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के क्या सुनते हो, मोटिवेशन स्पीच सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि मोटिवेशन स्पीच में क्या होता है कि वो आपको अच्छी अच्छी कहानियां बताता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताता है, पास्ट एक्सपीरियंस से किस तरीके से उसने बाहर निकला ऐसी सिचुएशन से, वो सारी चीजें आपको बताता है। जिससे आप में थोड़ा सा क्या होता है भाई, आप उस प्रेशर से निकलने की क्या करते हो, कोशिश करते हो। तो ये सारी जो कहानियां हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस को ही तो बताती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो पिछले अनुभवों को ध्यान में रख के दिया जाए, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अगला आपके पास क्या है, लॉजिकल प्रेडिक्शंस।
मान लो ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो लॉजिक के बेस पर दिया जाए, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा आपका, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। लॉजिक के बेस पर कैसे, मान लो कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन इलॉजिकल दे दिया, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। मान लो अभी आपको पता है कोरोना का कहर चल रहा है, अब एक वो बताओ, मान लो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अमित शाह से बोला कि भाई आजकल कोरोना का कहर भारी चल रहा है और कोरोना के मरीज दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम क्या करेंगे कि कोरोना से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखेंगे, और आइसोलेशन में रखेंगे उसको मंगल ग्रह पे। अब एक बार बताओ, ये लॉजिकली पॉसिबल है क्या कि आप किसी भी मरीज को मंगल ग्रह पर ले जाके आइसोलेट कर सकती हो, क्या नहीं कर सकते। ये इलॉजिकल क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है। और जब आपका कोर्स ऑफ एक्शन इलॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन होगा तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो लॉजिक को ध्यान में रख के दिया जाए वो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा आपका, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। कैसे, द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द बैंक हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। जो बैंक का स्टाफ मेंबर्स है वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने में क्या हो गया है, फेल हो गया है। अब आपके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया है वो क्या दिया है, द मैनेजमेंट शुड मोटिवेट द स्टाफ मेंबर्स टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस द बेटर रिजल्ट। के मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपने स्टाफ को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई जो हो गया वो हो गया, आप अब आगे क्या करो, बहुत ज्यादा दम लगा के मेहनत करो। आपको पता है किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को मोटिवेशन के सहारे से क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ये लॉजिक के बेस पर दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन है। तो जब ये कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिक के बेस पर दिया जाता है तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो गया, वैलिड। दूसरा है सम इंसेंटिव शुड बी गिवन टू डिजर्विंग स्टाफ मेंबर्स। डिजर्विंग स्टाफ मेंबर्स को कुछ क्या दिए जाए, इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाए। देखो ध्यान रखना, इंसेंटिव भी किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने का एक तरीका ही होता है। और जब आप किसी भी पर्सन को इंसेंटिव के सहारे से या फिर बातों के सहारे से क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। देखो मान लो बच्चे हैं, आपने घरों में देखा होगा, बच्चों के लिए मम्मी क्या करती है भाई, घूस देती है। घूस कैसे देती है, बेटा ये दूध पी ले, एक गिलास तुझे 1 रुपया मिलेगा। अब बच्चा क्या करता है, 1 रुपए के लालच में उस पूरे दूध को पी जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, मम्मी ने क्या किया, उसको लालच ही तो दिया, उसको इंसेंटिव ही तो दिया कि भाई तुझे 1 रुपया मिलेगा, पूरे दूध को क्या कर दे, खत्म कर दे, पूरे होमवर्क को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को इंसेंटिव देके या फिर मोटिवेट करके भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके पास मुद्दा दिया है, लॉजिकली स्पीकिंग मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स वर्क अ लॉट एंड इंस्पायर द पीपल टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। यह लॉजिकली कहा गया है कि किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को मोटिवेशन के सहारे से और इंसेंटिव देके क्या किया जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है उसको हार्डर एंड हार्डर काम करने के लिए। तो आपके पास 4 मुद्दे हो गए। स्थापित तथ्यों के आधार पर दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। प्रीवेलिंग नॉर्म्स मतलब सामाजिक कंडीशंस को ध्यान में रखें, पिछले अनुभवों को ध्यान में रखें, लॉजिकल प्रेडिक्शंस लॉजिक को ध्यान में रख के दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। आपके पास एक और स्टेटमेंट दिया है, मान लो द टेररिस्ट आर इंडल्ज्ड इन किलिंग एंड सबोटेज एक्टिविटीज इन कश्मीर, पाकिस्तान हैंड बिहाइंड दीज इज ओबियस। मान लो पुलवामा अटैक हो गया, आपको पता है पुलवामा अटैक में पीछे किसका हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था। और जब पुलवामा अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप डायरेक्टली पाकिस्तान से भिड़ जाओ। दूसरा आपके पास ये है कि अगर आपको अच्छे से आपके पास सोर्स है कि भाई ये हमला पाकिस्तान ने करवाया था, तो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है, सुनो, इंडिया शुड कॉन्टेक्ट द इंटरनेशनल बॉडीज। देखो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल बॉडीज से संपर्क करना चाहिए, फर्निश द प्रूफ ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट, उनको ये सारे प्रूफ दिखाने चाहिए भाई देखो इन अटैक के पीछे क्या है, पाकिस्तान का हाथ है। और आस्क देम टू डिक्लेयर पाकिस्तान ए टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट स्टेट, और उनसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान को आप क्या करो, एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करो। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा हो जाएगा, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दिया होता कि भारत को पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, देखो भावनाओं में बहके नहीं दे सकते, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है भाई
लड़ाई जहां पे भी होती है वहां पे फायदा थोड़ी होता है, वहां पे हर इंसान का क्या होता है, नुकसान, जान माल की हानि होती है। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, तब जाके कोर्स ऑफ एक्शन दिया जाता है। अभी मान लो पुलवामा अटैक हुआ, हमारा खून खोल गया कि भाई पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान को मार दो, पाकिस्तान पे बम फेंक दो, लेकिन ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन भावनाओं में बह के थोड़ी दिया जाता है। हमें हर चीज एक नीतिगत चलनी होती है। और मैंने आपसे पहले कह दिया कि ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो नई समस्या को क्रिएट करे, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा आपका, वैलिड कोर्स, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। इट इज अ लॉजिकली डिप्लोमेसी टू ब्रिंग सच एक्ट्स ऑफ हॉस्टाइल कंट्री टू द नोटिस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट अगेंस्ट सच इनह्यूमन एक्टिविटीज। अब आपको पता है भाई, आप सारे प्रूफ किसके सामने रख दोगे, इंटरनेशनल बॉडीज के सामने रख दोगे और उनको इसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता दोगे, तो ऑटोमेटिक जो इंटरनेशनल बॉडीज है वो किस पे कार्रवाई करेंगी, पाकिस्तान पे कार्रवाई करेंगी। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा और पाकिस्तान पर कार्रवाई हो ही जाएगी। तो ये आपके पास क्या होंगे, एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, बेस्ट कार्रवाई होगी। क्लियर है मामला। अब आपके पास मुद्दा है वेदर द एक्शन विल सॉल्व या मिनिमाइज द प्रॉब्लम। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, a group of college student was reported to smoking and creating nuisance in the college premises during study hours। आपने देखा होगा कि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। अब देखो आपके पास मुद्दा है, अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट वाज रिपोर्टेड टू बी स्मोकिंग। एक कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन गया था कॉलेज में, उसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये ग्रुप क्या करता है, स्मोकिंग करता है, नॉनसेंस बिहेवियर करता है, ठीक है ना, कॉलेज प्रेमिसेस को ध्यान में रख नहीं रखता और ड्यूरिंग स्टडी आवर्स में क्या करता है भाई, नॉनसेंस वाले काम करता है। अब आपको पता है मैनेजमेंट के सामने समस्या आ गई, समस्या का समाधान क्या है, एक समस्या का समाधान तो यह है कि उनकी टीसी काट के बाहर हाथ में दे दो। एक बार बताओ, टीसी काटोगे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोर्स ऑफ एक्शन इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सम डिसिप्लिनरी एक्शंस मस्ट बी टेकन against these students and all other students should be made aware of it। उनके खिलाफ देखो, एक परमानेंट आप डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, उनके खिलाफ सबसे पहले आप क्या लोगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे, मतलब उन्हें वार्निंग दोगे, उन्हें 4 दिन के लिए रेस्ट्रेट कर दोगे, ऐसे एक्शन आप ले सकते हो। सम डिसिप्लिनरी एक्शंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दीज स्टूडेंट्स एंड दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या करोगे, अवेयर करोगे, भाई देखो ये असामाजिक तत्व का ग्रुप है, आप इनसे क्या रहो, दूर ही रहो। जब ये सारे काम आप कर लोगे तो ये समस्या कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, किसी हद तक कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। दूसरा है, उन लोगों के पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो और उनको बताओ कि भाई आपका बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कॉलेज में, अगर आपने बच्चों को नहीं सुधारा तो हम बच्चों को क्या कर देंगे, रस्टिकेट कर देंगे। मतलब पेरेंट्स के सामने उनको डांटो, पेरेंट्स को अवेयर करवाओ, पेरेंट्स की सारी कंडीशंस बताओ, तो पेरेंट्स अपने आप अपने बच्चों को समझा लेंगे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हैं, आपके वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। और जब दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है तो आपके पास आंसर है, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो गए, वैलिड हो गए। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं आपके पास। मान लो आपके पास एक और है, द सेल ऑफ गुड्स ऑफ कंपनी हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली कॉजिंग ग्रेट कॉन्सर्न टू द मैनेजमेंट। एक बात बताओ, आपके पास मुद्दा है, किसी भी कंपनी की गुड्स की सेल में भारी क्या हो गई, गिरावट आ गई। और आपको पता है किसी भी कंपनी की अगर सेल में गिरावट आती है तो मैनेजमेंट के सामने समस्या क्रिएट होती है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द मैनेजमेंट शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। देखो बिल्कुल अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है कि उस मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपना जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट के बारे में छानबीन करनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को क्या करवाना चाहिए, कंपेयर करवाना चाहिए कि वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है जिससे सेल अच्छी हो रही है, हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कस्टमर हमारी चीज को नहीं खरीद रहा। अगर आप अपने प्रोडक्ट में और उसके प्रोडक्ट में कंपैरिजन करवाओगे तो आपको अपनी कमियां मिलेंगी, उन कमियों को आप दूर करोगे तो समस्या कहीं ना कहीं तक क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स शुड बी रिड्यूस्ड एंड द क्वालिटी इंप्रूव्ड। कोर्स ऑफ एक्शन देखने में सही लग रहा है लेकिन कैसा है, इनवैलिड है। आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दोगे, क्वालिटी को इंप्रूव कर दोगे, तो एक बात तो आपकी फर्म घाटे में चली जाएगी, क्योंकि एक बार तो प्राइस को आप कम करोगे और क्वालिटी को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, तो लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी मैं कह सकता हूं
आपको घाटा होगा। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा है, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। आंसर आपके पास है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है और दूसरा कैसा है, इनवैलिड है। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अगला स्टेटमेंट आपके पास दिया है, द एन इंक्रीज नंबर ऑफ क्रेडिट या डेबिट कार्ड फोर्जरी केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड रिसेंटली। मान लो आप बैंक अथॉरिटी हो, आपके पास रोजाना समस्या आ रही है कि भाई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की क्या हो रही है, फोर्जरी हो रही है, और ऐसे केस आपके सामने लगातार आते जा रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या करोगे, द बैंक शुड, एक कोर्स ऑफ एक्शन तो ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को आप बंद ही कर दो, कि भाई इससे इसको बंद ही कर देते हैं हम लोग, एटीएम वगैरह सारे बंद हो जाएंगे, इनको बंद ही कर दो, इससे क्या हो रही है, फोर्जरी के केस ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, आप किसी भी समस्या से दूर नहीं भाग सकते, आपको समस्या का क्या करना है, समाधान ही करना है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द बैंक शुड मेक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन टू एंश्योर द एक्सेस टू क्रेडिट या डेबिट कार्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो क्या है कि बैंक को क्या करना चाहिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए, स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। कैसे कि मान लो भाई बिना थंब के आप एटीएम का यूज नहीं कर पाओगे, बिना आइरिस स्कैन के आप एटीएम का यूज नहीं कर पाओगे, बिना ओटीपी के या फिर आप बिना कोई अपने सिक्योर्ड पासवर्ड के बिना आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को बैंक वाले क्या करेंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, खत्म नहीं होंगी। इन समस्याओं को मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। पहला कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड हो गया। दूसरा क्या है, द बैंक शुड एडवाइज देयर कस्टमर्स टू मोर केयरफुल इन डीलिंग विद प्लास्टिक मनी। बैंक को क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को भाई समझाना चाहिए कि जब भी आप प्लास्टिक मनी का यूज कर रहे हो, आप क्या रहो, ज्यादा केयरफुल रहो, कि मान लो अपने कार्ड को किसी और को ना दो, अपना ओटीपी किसी और को ना बताओ, अपना सीवीवी नंबर किसी और को ना बताओ, कार्ड की और कोई डिटेल किसी और पर्सन को ना दो। अगर आप कस्टमर्स को इस तरीके से क्या करोगे, अवेयर करोगे, तो भी ये समस्याएं क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। ये सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन आपके कैसे हैं, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अब आपके पास कुछ और कोर्स ऑफ एक्शन बचे हैं, और कुछ आपके पास गाइडलाइन बची है कि इन गाइडलाइन का आप यूज करोगे तो ये कंडीशन आपके पास बचेंगी। इन गाइडलाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा बोरिंग भरा है, लेकिन अगर आप ये सारी कंडीशंस ध्यान में रख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विशेष रूप से बैंक वाले ध्यान दो, क्योंकि बैंक वालों को दिक्कत आती है सबसे ज्यादा तो भाई क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना है, बैंक वाले विशेष रूप से ध्यान दो भाई, आरएस वाले विशेष रूप से ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत होने वाला नहीं है। अगर इनसे रिगार्डिंग अगर आपके पास और कोई समस्या है, अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको कैसी भी दिक्कत आए तो आप भाई मुझसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये समस्या आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है? अगली वीडियो में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय भाई।